अभी एक केस था जिसमें 16 साल की लड़की के साथ उसका सगा बाप बलात्कार कर रहा था। मैं उसकी माँ से मिली तो उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं साहब ये पागल है लड़की हमारी, इसके साथ कुछ नहीं किए इनके पापा। बाद में पता चला कि उसकी बड़ी बेटी के साथ भी किया था और उसकी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसकी शादी कर दिया। अब शायद वो बच्चा होगा तो उसके पति को ही नहीं पता होगा कि ये किसका बच्चा है। तो बाद में उसने मुझसे कहा कि मैम कमाएगा कौन, हम खाएंगे कैसे अगर मैं अपने पति के खिलाफ चली गई। छोटी बच्चियां और यौन शोषण के मामले रोज हम पढ़ते हैं, रोज देखते हैं अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर। एक मामला आज हुआ है एक हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के एक जज ने डिसीजन दिया। उनका कहना था, जिस तरीके से अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है, उसका कोई अगर उसका ब्रेस्ट छू लेता है, उसका अगर नारा तोड़ देता है या उसको खींच के ले जाने की कोशिश करता है किसी पुलिया के नीचे, तो उसको यौन शोषण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। हालांकि हमने अभी उस डिसीजन को पढ़ा नहीं है। लोग एक नज़र किसी बातों को देख के उसके ऊपर अपने रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो पूरे देश में इसका रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो आए दिन हमारे बीच में जो राक्षस बैठे हुए हैं, समाज में वो अपना एक चेहरा जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसके बाद वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर उन बच्चियों के लिए कितना मुसीबत होता है, अपनी बात कह नहीं पाती हैं, सही से वो अपनी बात बता नहीं पाती हैं, घर वाले बदनामी के डर से FIR लिखाने के लिए डरते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कुछ मामलों में जब पैरवी होती है और लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर उसके परिणाम भी मिलते हैं। अभी ये हाल ही में एक ऐसा ही केस हुआ था, उस बच्चे के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपकी मुलाकात हम पहले करा रहे हैं अमृता शर्मा से। अमृता शर्मा एक NGO से जुड़ी हुई हैं और ऐसी बच्चियां जिनके साथ इस तरीके के घिनौने कृत्य होते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए रात दिन मेहनत करती हैं, संघर्ष करती हैं। अमृता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृता, ये जो केस हुआ है अभी जज साहब का, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब तक इसका पूरा डिसीजन ना पढ़ा जाए तब तक अपनी राय देना बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि एक डिसीजन जब होता है ना तो जज जो बैठता है एक कुर्सी पे जैसा, तो वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और न्यूज़पेपर में या मीडिया जो चीज़ निकालती है वो केवल एक पक्ष के लिए निकालती है। तो जब तक पूरा पक्ष या पूरी वो चीज़ें, आदेश की कॉपी या पूरी चीज़ ना रीड की जाए, उससे पहले अपना विचार रखना ये मेरे हिसाब से उचित है। अच्छा, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरी जर्नी यहाँ बाराबंकी में चाइल्ड लाइन से शुरू हुई। चाइल्ड लाइन में मुझे जॉब मिली थी 2020 में, तो मैं बच्चों के साथ काम करती थी। फिर वहीं से CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से वो कनेक्ट थी चाइल्ड लाइन, तो वहाँ से मेरे पास एक ऑफ़र आया कि एक पद है सहायक पर्सन, जिसमें सरकार निःशुल्क ही उसमें काम करना पड़ता है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें करिए। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है, पता चला बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है उसके केसेस देखने पड़ते हैं। वो उसको एक सहायक पर्सन इसलिए कहा गया कि एक ऐसा पर्सन उस बच्ची को दिया जाता है जो सपोर्ट पर्सन के नाम से, जो पूरा सपोर्ट करता है, FIR से लेकर मेडिकल से लेकर सरकारी योजनाओं से ट्रायल तक की वो व्यक्ति उसके साथ रहेगा जो उसका सपोर्ट पर्सन रहेगा। तो मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट था कि चलो मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। अब जब मैंने करना शुरू किया तो मेरी ट्रेनिंग हुई निर्देशालय उत्तर प्रदेश से, वहाँ से ट्रेनिंग हुई और मुझे एक सर्टिफिकेट, एक आई कार्ड हमारा बन गया कि मैं एक सपोर्ट पर्सन एज अ काउंसलिंग, जिसे कहते हैं हम साधारण भाषा में, कि बच्ची की काउंसलिंग करना। धीरे धीरे मेरे पास केस आने लगे, मैं उन केस में इंटरेस्ट लेने लगी और मैं उन केस में जाने लगी। तो मैं देख रही थी कि जिस तरीके से बच्चों के साथ ये हो रहा है, मोस्टली गांव का ही एरिया रहता है, वो बहुत अकेला परिवार पड़ जाता है, क्योंकि गांव में ही है, या तो रिश्तेदार कर रहा है या दोस्त कर रहा है या गांव का पड़ोसी कर रहा है, कोई और कर नहीं रहा है बाहर से आके। तो जब वो पेरेंट्स उठते हैं आगे कि हम अपनी बच्ची ये रिपोर्ट लिखाएंगे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। एक समय आते फिर वो पुलिस थाने इधर उधर दौड़ते एकदम अकेले हो जाते हैं। तो मुझे मौका मिला कि मैं इनकी मदद करूँ और तब से फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू। मतलब कोई ऐसा केस जिसने आपको एकदम विचलित भी किया हो और आप फिर आपकी संवेदनाएं ऐसी जुड़ गई हों कि पूरा उस केस में आप इन्वॉल्व रही हो?
सर वैसे तो अभी तक की मेरे बहुत ऐसे केसेस हैं, क्योंकि जितने केसेस आए मोस्टली 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, जो जाहिर सी बात है भावनाएं तो सबके साथ जुड़ती ही हैं। लेकिन और सब कई केसेस में मेरे 20-20 साल की सज़ा भी हुई अभी। लेकिन एक केस मैं रामनगर क्षेत्र का है, उसमें एक बच्ची का 25 जुलाई 2023 का केस है। उसमें एक बच्ची का बलात्कार होता है। कितनी बड़ी बच्ची है? लगभग 4 साल, 4.5 साल। 4 साल? बहुत दुबली पतली सी, बहुत छोटी सी। तो उस जब बच्ची के साथ ये चीज़ें होती, पता चला कि वो गन्ने के खेत में रात भर पड़ी रही और पुलिस को मिली है और उसको बाराबंकी लाए, बाराबंकी से उसको तुरंत भेज दिया गया KGMU। तो ये तो मैंने उस चीज़ को बहुत हल्के, क्योंकि तब तक मैं बहुत केस कर चुकी थी ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अरे अब ये चीज़ तो अब है ही है, ठीक है मैं जाती हूँ देखती हूँ क्या है। हम लोगों ने उसे एडमिट किया, लेकिन जब मैंने देखा उसकी ब्लीडिंग वेडिंग काफ़ी, पता चला बहुत ब्लीडिंग हो रही है, उसको वहाँ भेज दिया गया, उसका ऑपरेशन होगा, तो मुझे लगा ये मेजर प्रॉब्लम है। मैं उसके यहाँ लखनऊ गई, उससे मिली, तो मैंने उस बच्ची का देखा कि उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। लाइक उन लोगों ने उसमें गन्ना डाल दिया था। आप सोचिए कि एक इतना छोटा बच्चा, उसको एक थप्पड़ मारी और बेहोश हो जाएगा ना, 2 थप्पड़ मारी, लेकिन उसके साथ ऐसा किया कि उसने जो मुझे बताया कि उसको एक गला दबा के और बेल्ट से बांधा, फिर उसे थप्पड़ मारा, फिर उसमें उसको करने की कोशिश किया, जब नहीं हुआ तो उसको गन्ना डाल के उसको बढ़ाने की कोशिश किया। तो वो जो उस बच्ची ने दर्द सहा होगा ना, अब आप सोचिए ना कि हम लोगों को जरा सा दर्द होता है तो एक तो वो उसका प्राइवेट पार्ट तो पूरा डैमेज हो गया। तो अब ऑपरेशन से ये हुआ कि उसको उस जगह को थोड़ा सा बंद करके इधर से राइट साइड से उसका एक टूल का पास आउट करने का एक एरिया बनाया गया। तो उस बच्ची के साथ खैर बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी। फिर वो बच्ची डिस्चार्ज हुई, घर आई, मैं उससे मिली, उसका सारा चीज़ मैंने, उसका FIR देखा सारा, उसको मेडिकल तो हो ही रहा था, प्लस उसका जितना ये सरकारी योजनाओं से जोड़ा। थोड़े दिन बाद वो केस एकदम बस एक केस तरीके से रह गया, मतलब लोगों ने भूल गए, कोई मतलब नहीं। 6-7 महीने बाद ही फिर अब आई उसके दूसरे ऑपरेशन की बारी। तो दूसरे ऑपरेशन में जब आई तो मैंने उस चीज़ के लिए बहुत डॉक्टर से कहा, KGMU के डॉक्टर, कि भाई आप इसको, तो बोल रहे हम नहीं कर सकते हैं, जब पहले टाइम आया था पैसे इसमें लगेंगे। तो उसमें मैंने बहुत अपील करी, कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई। फिर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से इस चीज़ को मैंने निकाला कि भाई ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने उनसे बोला था मेरा नाम इसमें मत डाले, बट उन्होंने इसको डाला। फिर हमारे जो इससे पहले DM साहब थे, उनके सहयोग से इसका ये बना, आयुष्मान कार्ड बना, सतीन कुमार जी, इसका आयुष्मान कार्ड बना और इसके लिए फिर से शुरू हुआ, फिर से इस केस को मजबूती तरीके से पकड़ा गया और इसका सेकंड ऑपरेशन हुआ। कई लोग फिर उतरे, पद्म श्री कोई लखनऊ से थे, कई लोग उतरे जिन्होंने ऑपरेशन में डोनेट किया, उन्होंने डोनेट किया, ठीक है। फिर अब इसका थर्ड ऑपरेशन हुआ, थर्ड ऑपरेशन में भी मेरी वही लड़ाई थी। फिर तब तक सब फिर भूल गए, फिर मेरी वही लड़ाई शुरू हुई। कभी मैं CMO ऑफिस घूम रही हूँ, कभी मैं DPO ऑफिस घूम रही हूँ कि इसका महंगे ऑपरेशन इसको पैसा जो सरकारी योजनाएं वो तो दिलवाइए। जैसे लक्ष्मीबाई योजना चलती है, एक पॉक्सो में एक लक्ष्मीबाई योजना चलती कि जिसका जितना गहरा वो उस हिसाब से उनकी धनराशि रहती, ट्रीटमेंट के हिसाब, वो सब तो दे कि उसके लिए। अच्छा, उसमें भी दिक्कत आ रही थी उसमें सरकारी? सर अभी पूरे नहीं मिले। मतलब ये सोचिए कि उसमें तो बहुत दिक्कतें आई, उसमें इतनी दिक्कतें आई कि कितनी बार DM साहब के पास लेकर खड़ा होना पड़ा कि फिर से इसको देखो। माय गॉड। ये एक संवेदनशीलता जो होती है ना, वो एक समय तक की रहती है, फिर वो केस हो जाता है। फिर मेरी लड़ाई शुरू हुई कि फिर से इसका फिर थर्ड ऑपरेशन भी हुआ। अब फाइनली लड़ाई हमारी कोर्ट में आई। तो थर्ड ऑपरेशन जो हुआ तो ट्रीटमेंट के जो पैसे थे वो सरकारी की हाँ, लोगों फिर ने सरकारी से फिर मिले। DM साहब ने उसका किया तो आयुष्मान कार्ड बना, तो उसको आयुष्मान कार्ड से वो हुआ। लेकिन मामला यहीं तक की नहीं, अब उसका केस कि अभी ये मार्च में, अभी 18 मार्च 20 मार्च, आज 20 है, अभी ये 11-12 मार्च तक की फाइनली इसका आदेश आया कि इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। उम्र कैद की, आजीवन कारावास, जब तक इसकी प्राकृतिक तरीके से डेथ नहीं होती है तब तक ये वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए ना, ये मेरी एक जीत रही, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगा। वो बच्ची आज भी नहीं ठीक है। अच्छा, इस मामले में घर वाले पहले प्रेशर पड़ता होगा ना कि
सेटलमेंट कर लो, पैसे दे दो, ये सब चीज़ें भी होती ये हैं। चीज़ तो बहुत होती है, मोस्टली यही चीज़ होती ही है। क्या था इस केस में? इस केस में ऐसा था कि इस केस में क्या, सारे केसेस में होते हैं कि जैसे एफआईआर हुई, गांव में हल्ला हुआ, पुलिस ने खैर तुरंत पकड़ लिया था। पुलिस की इसमें बहुत अच्छी वो भूमिका रही कि उसने उस समय डॉक्टर बीनू सिंह यहाँ पर सीओ से वैसे कैसे हुआ था ये? आदमी कहाँ बच्ची को उठा के ले गया था? ये इनका जो कहना था, ये इसकी माँ शौच से वापस आ रही थी शाम को 4 बजे, मतलब 24 तारीख की, 25 तारीख की शाम को ये आ रही थी। तो गांव में माहौल होता है ना, सब घर एक साथ जुड़े होते हैं, सब आपस में रिश्तेदार हैं, कोई हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें आज भी नहीं है गांव में, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो वहाँ पे ये अपने दादा के पास बच्ची को खेलने के लिए छोड़ दिया। बच्चा शाम को 4 बजे सारे बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चा आया तो उसने कहा चलो तुम्हारे मेरे पापा बुला रहे हैं। और जो वो व्यक्ति था, ये बच्ची की मैं बता रही हूँ, बच्ची के द्वारा जो मैंने सुना, वो व्यक्ति ने अपने बच्चे को धमका के भेजा था। तो वो जब उसको बुला के लाओ मेरे पास, तो वो जब बुला के गया और वो गई, थोड़ी देर बाद कहा चलो तुमको टॉफ़ी दिलाते हैं, और उसको गन्ने के खेत में लेकर चला गया। वहाँ पे उसके साथ उसने बहुत बुरा वो किया, मतलब, और वो इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि वो बेहोश हो गई। इसने सोचा वो मर गई। 4 बजे से 7 बजे तक की उसको लगा कि ये मर गई है, ये सारा कांड करते, और उसे वहीं पर फेंक कर चला आया। ये पूरी रात वहीं रही, फिर घर वाले ढूंढना शुरू करे, ढूंढते 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 कई जगह गए, फिर पूछ पास में 1-2 लोगों ने देखा, बताया, कहीं से पता चला, तो गन्ने के खेत तक के हालांकि कोई नहीं पहुंच पाया था। फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी। फिर पुलिस जब आई तो सुबह जब गन्ने का खेत ढूंढी तो वहां पर वो बच्ची पड़ी हुई थी, बेहोशी हालत में ही, नॉर्मल जैसे। आपने बताया कि उसने अपने बच्चे को, इसका मतलब वो शादीशुदा फैमिली मैन हाँ, था? उसके खुद 3 बच्चे हैं, ओह माय गॉड। 3, और वो भी 3 बेटियां हैं। तो क्यों उसने इतना ब्रूटली उसके साथ वो किया गन्ने का? और सर ये चीज़ मुझे लगता है ये एक मानसिक बीमारी होती है, एक टाइप की बीमारी है जो हाँ, जो इतनी जो फूल बाई सी बर्थ बच्ची एक नेचर नहीं होता है, हर इंसान का एक स्वभाव होता है। ये एक स्वभाव के तरीके से, जैसे किसी का स्वभाव होता है बड़ा सौम्य होता है, कोई बहुत हंसता है, कोई हमेशा रूठा ही रहता है, तो ये भी एक तरीके का स्वभाव है जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में, इतने समाज में किसी एक में होता है, और ऐसी चीज़ें घटती हैं। फिर अब आज तो चलिए बच्ची के साथ ये हो गया, ठीक है, चलो अब उसको, लेकिन क्या आप सोचिएगा उसको न्याय मिला? किसी तरीके का क्या न्याय मिला? अब बच्ची का क्या है अब हालत बच्ची उसकी? का ये है कि ऑपरेशन तो यहाँ का चलिए अब उसको बंद कर दिया गया, लेकिन बच्ची पढ़ने जा रही है। बच्ची, मैं कहूँगी कभी ऐसा मौका मिले तो उसको सम्मानित करने का, अगर मौका मिले। वो इतनी बहादुर बच्ची है कि उसको आप देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि अरे, मतलब इतनी बहादुर लड़की, 3 ऑपरेशन से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत बहादुरी तरीके से, बहुत स्माइलिंग फेस है उसका, बहुत प्यारी बच्ची है। तो अब उसकी हालत ये है कि टूल जो उसका पास आउट का जो एरिया, वो तो डैमेज ही है अभी। अब उसके माइंड तक की, जब तक उसको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉयलेट या पॉटी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो तब तक उसकी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो अभी ये दिक्कत है और वो रहेगी। अच्छा, ये शारीरिक दिक्कत रहेगी, और जो फियर फैक्टर होता है दिमाग में बस जाता है, उससे कितना निकल पाते हैं बच्चे? सर बच्चे हैं, बच्चे तो मेरी अकॉर्डिंग बहुत जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि मेरा एक केस अभी और था, तो उसमें 2 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसका 1 साल बाद ट्रायल हुआ, वो सब भूल गई थी कि हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो बच्चे निकल आते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तब फंसेगी ना जब ये बड़ी होगी। समाज इसे निकलने नहीं देगा, इसको समाज वो चीज़ बताएगा। ये वही देखो, वो लड़की है जिसके साथ बचपन में ये हुआ था, ये बिटिया तुम्हारे साथ वो हुआ था, अब ऑपरेशन ठीक है, वो ऑपरेशन का घाव ये भूल पाएगी? कभी तो पूछेगी ना ये क्यों हुआ। या इतना छोटा बच्चा हमें लग रहा है ना, लेकिन वो भूलेगा तो नहीं ना, दर्द तो होगा ही ना, उसे तो पता चलेगा उसके साथ कुछ हुआ था, अंकल ने कुछ किया था, भले वो उस चीज़ को जब तक समझे वो एक मैच्योर माइंड हो गई हो, लेकिन उसे आगे चल के लोग, वहीं आसपास के लोग नहीं, और बहुत दबाव पड़ता है फैमिली पे। जैसे पेरेंट्स गए और एफआईआर करा दिया, पता चल गया कि पुलिस आई, रात में गिरफ्तार करके चली गई। अब उनके सारे रिश्तेदार, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम गांव में बात कर सकते थे बड़े लोगों से, तो बहुत दबाव, अच्छा ठीक है ये पैसा ले लो। तो बहुत सी जगह पे अभी एक केस था जिसमें 16 साल की लड़की के साथ उसका सगा बाप बलात्कार कर रहा था, और डेली कर रहा था सर, यहाँ बड्डूपुर एरिया का वो था, और डेली कर रहा था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने
माँ ने जब वो लड़की दौड़ के गई, ये दोनों चीज़ें मिलती हुई हैं, तो मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ ट्रैक को। तो जब वो लड़की दौड़ के थाने पे गई तो थाने वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम बताइए, लड़की आई है और उसके पेरेंट्स तो ऐसा कह नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें। मैंने कहा पहली चीज़ तो आप उसकी FIR करिए, जो पहला आपका काम है। तो कह रहे क्योंकि FIR के बाद मेडिकल वेडिकल में पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कह रहे वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर ले। तो हमने कहा आप FIR करिए, बाकी की चीज़ हम देखते हैं। तो जब मैं उसकी माँ से मिली तो उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं साहब, ये पागल है लड़की हमारी, इसके साथ कुछ नहीं किए इनके पापा। तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने कहा तुम्हें ये नहीं। और बाद में पता चला कि उसकी बड़ी बेटी के साथ भी किया था, और उसकी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसकी शादी कर दिया। अब शायद वो बच्चा होगा तो उसके पति को ही नहीं पता होगा कि ये किसका बच्चा है। तो मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने बच्चे इसलिए पैदा, तुम अपना शरीर अपने पति को दे रही हो ना, वो सफिशिएंट है ना, तुम क्या बच्चे इसलिए पैदा कर रही हो कि उसको भी भोगे। ये कहा कि नहीं, तुम औरत हो, तुम इस चीज़ का विरोध करो। तो वो रोने लगी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार। तो वहाँ से CWC से ये हुआ कि मुझे उसमें एज अ पेरेंट्स बच्ची को दे दिया गया कि आप अब इसकी माता पिता, अब आप इसको। तो मैं उसमें उतरी, मैंने कहा ठीक है तुम मत करो, मैं करूँगी, मेरी बेटी है, मैं अब सारा केस लड़ूंगी इसका। तो बाद में उसने मुझसे कहा कि मैम कमाएगा कौन, हम खाएंगे कैसे अगर मैं अपने पति के खिलाफ चली गई। तो मैंने कहा यार तुम टाटा बिरला हो क्या, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो तुम्हारा, क्या करता है तुम्हारा पैर, मजदूरी तो करता है, वो मजदूरी तुम करो। जो बेटी को आज तुम कर रही हो उसको सपोर्ट करो, वो भी तुम्हारा काम में हाथ बटाएगी। कई जगह पे भाई बच्चियां कर ही रही हैं, घर में सिलाई कर रही हैं, कहीं ब्यूटी पार्लर में काम कर रही, ये करो। तो कई बार उसे कन्विंस करने के बाद वो एग्री हुई। तो मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, बाद में मैंने दूसरे तरीके से अगर सोचा कि गरीबी कितनी हावी है उसके ऊपर, कि इतनी हावी है कि वो ये सोच रही है कि अब मैं करूँगी क्या। एक तो ये जो मानसिकता बन गई ना, औरत बेचारी। फिर हुई FIR और हाँ, फिर FIR हुई, अरेस्ट जेल हुआ हुई, बाप। अरेस्ट हुआ। उसकी माँ ने सामने से फ्रंट पे आकर और उसका केस लिया भी। अब ट्रायल चल रहा है उसका। काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी रहती है इन सब बहुत मामलों में। ज़रूरी रहती है, क्योंकि काउंसलिंग लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, अरे काउंसलिंग से क्या होगा, लोगों के एक विचार है। लेकिन कब किसका शब्द आपके दिल में कहाँ चेंजिंग ले आए और आपकी लाइफ कहाँ U-turn हो जाए, ये शब्दों का खेल है बस। तो काउंसलिंग अच्छा बहुत बड़ी। एकदम, अब तो लग रहा है जैसे एक बाढ़ सी आ गई, आपको रोज ही फेस करना पड़ता होगा ऐसे केसेस। जी जी बिल्कुल। अच्छा अमृता, ये बताइए कि मान लीजिए कोई बच्ची है और उसके साथ कोई ऐसी हरकत करता है, वो रेप करता है या रेप करने का प्रयास करता है, या उस पर बुरी निगाह लगातार रख के कोई उसके साथ हरकत कर रहा है, तो घर वालों को क्या करना चाहिए सबसे पहले। और पुलिस क्या आसानी से FIR दर्ज करती है कि बचती है? सर पेरेंट्स को देखिए, अगर मेरे ख्याल से तो इस चीज़ में सबसे पहले पेरेंट्स को वाकई FIR करानी चाहिए। और पुलिस भी अगर बच रही है, कहीं कहीं जगह बचती है और कहीं जगह नहीं बचती नहीं है। बचते हैं। पुलिस के पास भी बहुत काम रहते हैं, और पुलिस जानती है रिजल्ट क्या होगा। पुलिस जानती गांव में हुआ है, अभी ये लोग आपस में समझौता कर लेंगे, हमारी FIR। पुलिस बहुत भी ये सारे जान रही केसेस है। में होता है ना ऐसे। हाँ, मैंने देखा है कि compromise। अभी हाल ही में कई मामलों में बयान से मुकर गए तो जज ने बहुत फटकारा है। सर इवन इसी में नहीं, और सारे केसेस बहुत में भी सारे आप केसेस देखिए में, जी। कि बच्चा किसी का मर गया, जब हम निकले कि हम FIR करेंगे, तब तक दूसरे पक्ष ने कहा अब तो बच्चा चला गया, मिलना है नहीं, तुम्हारी इतनी गरीबी है, इतना पैसा दे रहे हैं, ले लो, हो गया कॉम्प्रोमाइज़। तो पुलिस ये सारी चीज़ें पहले जान रही है। तो अगर सबसे पहला तो काम है कि पेरेंट्स को इसके खिलाफ ज़रूर उठना चाहिए। और बहुत सारे मेरे केसेस में जो रामनगर वाले, उसमें माँ बराबर उसके साथ रही। वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सब हिंदू थे और वो केवल एक दूसरे धर्म की थी, और उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर माँ और बाप ये समझ लेना, समाज में कभी भी कोई भी हादसा बच्ची के साथ हो, अगर माँ बाप आगे बढ़ के बच्ची का साथ दे दे तो समाज भी बोल नहीं पाता। समाज अच्छा फिर क्या होता है कि FIR दर्ज होती है, और FIR दर्ज होने के बाद फिर क्या होता है? तो सर इसमें सबसे पहले FIR दर्ज होगी, फिर बच्ची का 161 का बयान होता है जो पुलिस द्वारा लिया जाता है। बच्ची का और पेरेंट्स का सारा जगह वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सब जाके। उसके बाद बच्ची का मेडिकल होता है
कि बच्ची अगर 24 घंटे के अंदर है तो बहुत अच्छा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस को भी दूसरा पक्ष भी देखना है, तो कितना % उसको कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं मिले, कोई सीरम ऐसा कुछ एविडेंस तो नहीं है जिससे, तो उसके कपड़े वपड़े जो चीज़ें रहती हैं वो पुलिस रख के उसका एक मेडिकल कराती है, मेडिकल में वो सारी चीज़ें सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद सर फिर 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के पास होता है, जिसमें बच्ची और मजिस्ट्रेट मैडम ही रहती हैं जो पूछती हैं कि उस दिन क्या हुआ था, और उसके बाद फिर पुलिस चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट के बाद इसमें अब दर्शकों को जो हम बताना चाह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में कि एफआईआर आप दर्ज होगी और आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। बिल्कुल। आपके जो बयान होंगे वो भी सार्वजनिक नहीं होंगे। अदालत में भी आपको जैसे आप चाहेंगे वहाँ पर वकील के अलावा कोई नहीं रहेगा। सर बहुत सेफ्टी देते हैं। हाँ। आप ये सोचिए, बच्ची का तो बयान, और सारी जगह न्यूज़पेपर हर जगह ये स्ट्रिक्टली कहा गया कि बच्ची का कोई आप नाम नहीं छापेंगे, चेहरा नहीं छापेंगे। और जब ट्रायल शुरू होता है ना, तो ट्रायल में भी पर्दा लगा रहता है, मतलब अच्छा। जज अंदर बैठ के बच्ची का ट्रायल लेगा, बच्ची का जो बयान होगा वो जज अंदर बैठ के लेगा। वहाँ केवल 2-3 लोग रहेंगे, एक बच्ची, एक सपोर्ट पर्सन जो मैं थी, मैं रहूँगी, मैं या कोई भी हो, दोनों पक्ष के वकील, और बिल्कुल गुप्त तरीके से रखा जाएगा। बाद में भी जो बच्ची के पेरेंट्स या वैसे आ रहे हैं, वो पूरा पर्दा रहता है कोर्ट के अंदर। वो फिल्मी कोर्ट नहीं कि सब खड़े हैं, खड़े हैं और वो कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से होता है। वो पता ही नहीं चलता किसने किसका कब बयान हो गया। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। जी। और अगर पुलिस नहीं भी कर रही तो हमारे पास कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें। और क्या है, अगर पुलिस नहीं एफआईआर दर्ज करी तो फिर सर कोर्ट के माध्यम से हम करा सकते हैं। हाँ। अच्छा, पुलिस नहीं कर रही है तो सबसे अच्छा है कि आप अपना लेकर जिले का जो एसपी है, आप उसके पास जाके रख सकते हैं। वो इस चीज़ को तुरंत कॉल करेगा संबंधित थाने पे। जिले का एसपी तो सबके लिए सुन रहा है ना, वो तो सबके लिए। वो पुलिस मान लीजिए एक बार इग्नोर कर दी, बेसिकली नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसको जिला कप्तान है, डीएम साहब हैं अपने यहाँ, जो भी जिला हो, तो आप यहाँ तक की भी रख सकते। हर अधिकारी बैठा ही है आपके लिए। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी इनकी सुनवाई जल्दी तेजी के साथ होती है? सर वैसे अभी तक की मैंने नहीं देखा। वैसे मेरे हिसाब से एक ऐसा कानून होना चाहिए कि रात में अदालत लगनी चाहिए अगर ऐसा कांड हो गया तो, मतलब होना चाहिए, ऐसा कुछ सुविधाएं होनी चाहिए कि, लेकिन सब चीज़ डिपेंड करती है ना कि आप पैरवी कितनी अच्छी कर रहे हो, आपका कितना सपोर्ट है, आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वकील के पास भी बहुत सारे केसेस हैं, वो आपके लिए नहीं बैठा है। और अब जैसे मैं जितने केसेस में रहती हूँ तो मैं जा के कोर्ट में पूछती रहती हूँ कब तारीख है, तो अब इसमें क्या होना, अब इसमें ये कैसे होगा, तो उसकी पैरवी मैं करती रहती हूँ। और बहुत जल्दी मुझे ये फैसला भी मिला, 23 में हुआ और 25 में फैसला आ गया, और बड़ा ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी। और अभी तक की जितने भी मेरे केसेस हुए 20 साल की सज़ा भी हुई, इसमें पुलिस का भी सहयोग इस तरीके का मिला कि चार्जशीट कितनी जल्दी, जैसे यहाँ पर COCT थी डॉक्टर बीनू सिंह, वो 20-20 दिन के अंदर जल्दी जैसे ऐसे केसेस आते थे इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट लगा देती थी, केस शुरू हो जाता था। तो हर एक इंसान का उसमें सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत, उसी लिए हमें रखा जाता है कि भाई आप जाइए, नहीं हो रहा तो आप जाइए पुलिस से बात करिए, आप जाइए उनसे बात करिए, आप, और वो भी आपके इंटरेस्ट पे है, आपको ये जॉब पसंद है तो करिए, अदरवाइज कोई वो नहीं है। तो आपने एक तरीके से, मतलब आपको महसूस होता है कि जिस बच्ची के साथ हुआ वो मेरी बच्ची है, और फिर उसी तरीके से आप जुड़ जा रही हैं केस में, और एक निस्संदेह बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। और बहुत अच्छा लगा अमृता आपसे बात करके। और वो बच्चियाँ जिन्होंने अभी आँख खोली है, वो बच्चियाँ जो चाहती हैं स्कूल जाए तो स्कूल में उनको अच्छी पढ़ाई में प्रशंसा मिले, और जब कोई गलती करें तो टीचर से डांट पड़े, वो बच्चियां जो अपने माँ बाप का लाड़ प्यार चाहती हैं, वो बच्चियां जो इस खूबसूरत संसार में अपना जीवन अच्छे से गुजारना चाहती हैं, उनको भेड़ियों से बचाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो उनके ऊपर निगाह रखे हैं, उनको भी, उन तक भी ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे तो तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अमृता के हम एहसानमंद हैं कि ये इतनी मेहनत कर रही हैं, हमारा पूरा समाज ऐसे लोगों के लिए एहसानमंद रहेगा हमेशा। और आपके साथ भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी FIR भी दर्ज होगी, आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो आपने हमको बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से एक अपनी बात रखने का मौका मिला,
और मैं मतलब खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मैं उसके साथ हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।